नमस्कार दोस्तों। कथनी करनी में आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं वो पेशे से अधिवक्ता, एक समर्पित कार्यकर्ता, लोगों में जिनकी है सलज उपलब्धता और संगठन में जिनकी है कार्यकुशलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद बाराबंकी के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संतोष सिंह से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निकाय चुनाव किसी भी समय घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में संतोष सिंह ने भी अपना आवेदन और निवेदन दोनों ही पार्टी के समक्ष नगर पालिका बाराबंकी अध्यक्ष पद के लिए रखा है। पार्टी क्या निर्णय लेती है ये तो बात का विषय है, लेकिन आज कुछ तीखे सवाल और जवाब हम स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर संतोष सिंह से करेंगे। संतोष भैया जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नमस्कार, पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे मौका दिया है बोलने का, आपको भी स्वागत। संतोष भैया ये बताइए कि ये निकाय चुनाव लड़ने का जो आपने एक उठाया है बीड़ा, तो क्या ये काफी समय से आपके दिमाग में चल रहा था या एकाएक इस निर्णय पर आप पहुंचे? नहीं, ये एक लंबे समय से मेरे दिमाग में योजना है, क्योंकि शहर के अंदर मैं एक बाराबंकी सिटी को एक अच्छा मॉडल सिटी के रूप में देखना चाहता हूँ, जिसमें ऐसा शहर बने जिसमें आवारा पशुओं की, जैसे गोवंश है, गोवंशीय पशुओं का जिस तरह से रोडों पर गलियों में घूमना है, उसके कारण तमाम लोग हम देखते हैं तमाम बार हताहत हो जाते हैं। तो उन सब का उनको पकड़ करके और गो आश्रय केंद्र जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना रखा है, तो वहाँ पर उनको पहुँचाया जाए और उनका ठीक प्रकार से गोवंशीय पशुओं की व्यवस्था की जाए, लेकिन वो किसी भी जनता के किसी व्यक्ति के लिए वो खतरा न बने। रोड जो है वो उनके अतिक्रमण से मुक्त रहे, ऐसा मेरे मन में है। मेरे मन में ये भी है कि बाराबंकी शहर के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था और अच्छी हो, क्योंकि जो कूड़ा निस्तारण है वो कूड़ा निस्तारण प्रॉपर हो, घर से कूड़ा उठे और कूड़े का निस्तारण ठीक प्रकार से हो जाए, जिससे कि बाराबंकी शहर के अंदर जो सफाई की व्यवस्था है वो मतलब एक क्लास की होनी चाहिए। तो इस तरह का मेरे मन में कुछ विजन है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है और पार्टी में निवेदन और आवेदन दोनों किया है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक अच्छे चेयरमैन की तरह से काम करूँगा। संतोष भैया, स्थानीय मुद्दों पर तो बात होगी आपसे जरूर, लेकिन कुछ राष्ट्रीय मुद्दे और कुछ प्रदेश स्तर के भी मुद्दे हैं। अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड बन गया है कि रामचरितमानस को लेकर या हिंदू देवी देवताओं के जो लोगों के अंदर महत्ता है उनको लेकर एक अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं। शुरू में देखा गया कि चंद्रशेखर यादव जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा रामचरितमानस पर अमर्यादित टिप्पणी की गई, और उसके बाद प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में जो पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व तो नहीं कहेंगे, वर्तमान नेता हैं, पूर्व में तो वो सभी पार्टियों में रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक अमर्यादित टिप्पणी रामचरितमानस को लेकर की है, ऐसे में मेरा सवाल ये है संतोष जी कि क्या ये जानबूझकर मौर्य जी के द्वारा एक रणनीति के तहत दिया गया बयान है रामचरितमानस के खिलाफ, या फिर एक अनर्गल और अमर्यादित टिप्पणी करके, जैसा कि उनको इस समय मीडिया में कोई भाव नहीं मिल रहा है, तो क्या ये एक अपनी लोकप्रियता को या अपनी एक चीजों को दिखाने के लिए ये एक हथकंडा अपनाया जा रहा है उनके द्वारा? देखिए, ऐसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आदत बन गई है। ये सही बात यह है कि इन्होंने रामचरितमानस पढ़ी ही नहीं है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान राम के जीवन पर आधारित है, और भारत सहित दुनिया के अनेकों देशों में रामचरितमानस के प्रति लोगों की श्रद्धा है, लोगों की आस्था है, और एक पूज्य ग्रंथ के रूप में रामचरितमानस को पूरी दुनिया के अंदर अपनाया जाता है। विभिन्न भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद किया जा चुका है और सभी परिवारों में रामचरितमानस पढ़ी जाती है, समझी जाती है, और उस पर जो है लोग आस्था रखते हैं। और जितने भी परिवार हैं, जिन परिवारों में रामचरितमानस पढ़ी जाती है, मैं समझता हूं उन परिवारों के अंदर कभी भी ऐसे छोटे दिमाग के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग उस परिवार में पैदा ही नहीं होंगे। उच्च न्यायालय ने जो ओबीसी आरक्षण को दरकिनार करते हुए तुरंत चुनाव कराने का जो फैसला दिया था, उच्च न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद विशेषकर समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया
कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के खिलाफ है और ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है संतोष जी, हालांकि सरकार बाद में सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाई, लेकिन उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी विरोधी क्यों साबित करना चाह रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों की पार्टी। मैं केवल, जैसा आपने पूछा है, तो मैं केवल उन पार्टियों से जो ये आरोप लगा रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इतने दिन देश को आजाद हुए हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी जब आई तभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन क्यों हुआ? आज हमारी पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर पिछड़ों को पूरा महत्व है और पिछड़ों की पूरी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व उनके हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। जैसा कि आपने कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का, तो जो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया था, उस आरक्षण पर एक रिट हुई और उस रिट में उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ के ब्रांच बेंच ने यह फैसला दिया कि पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करके और दलितों का, महिलाओं का आरक्षण निर्धारित करते हुए चुनाव करा दिए जाएं। ऐसी स्थिति में पिछड़ों का अहित होना स्वाभाविक था। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने फैसला लिया और हमारी सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे किया और उसने समय दिया कि 31 मार्च तक आयोग पिछड़े वर्ग के लोगों का ट्रिपल टेस्ट करके और रिपोर्ट सौंपे और उसके बाद आरक्षण तय करके और चुनाव कराया जाए। और ये हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के हित की रक्षा के लिए उसने ये सर्वोच्च न्यायालय में रिट की थी और सफलता मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह आरक्षण तय होगा और पिछड़ों को आरक्षण भी मिलेगा, समुचित आरक्षण मिलेगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लड़े जाएंगे। इन दिनों संतोष जी एक मुद्दा चल रहा है जो गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। हालांकि मेरा प्रश्न पूछने से पहले मैं बता दूं कि ए.के. एंटोनी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं केरल के, उनके जो लड़के हैं जो मीडिया कांग्रेस देखते थे पूरा केरल के अंदर, उन्होंने एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी की, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की जो सार्वभौमिकता है, यूनिवर्सैलिटी पर एक कुठाराघात है, वायलेंट स्ट्रोक है। ऐसे में प्रश्न मेरा ये है संतोष जी कि जब 2024 के लोकसभा के चुनाव बिल्कुल करीब आ गए हैं, ऐसे में बीबीसी जो कि एक स्टेट प्रायोजित एजेंसी है ब्रिटेन की, हम सभी जानते हैं, उसका इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या इसके पीछे कोई भारत में ही एक ऐसी टूल किट सपोर्ट कर रही है इस तरह के कार्यक्रम को, जिससे प्रधानमंत्री और देश को की जो एक छवि है उसको धूमिल किया जा सके, या जो भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर ब्रिटेन को पीछे करके आया है, तो ये कहीं ना कहीं कोई खुन्नस निकालने की उनकी जो है ये एक चाल कही जा सकती है। देखिए, आप जानते हैं और पूरा भारत जानता है और पूरे भारत के हर नागरिक को ये बात पता है कि इस समय मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वे इस समय यूनिवर्सल नेता हो चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर सभी देशों में उनका सम्मान बढ़ा है, उनकी ताकत का लोहा माना जा रहा है। उनकी जो सोच है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जिस विधा से वो निकल करके नेता बने हैं, उस उनके व्यक्तित्व से पूरी दुनिया के नेताओं में एक घबराहट है। दुनिया के अन्य देश आज, जैसे कि आपने अभी खुद कहा है कि 5वीं अर्थव्यवस्था बड़ी ताकत के रूप में भारत विकसित हो रहा है, इससे दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उन सभी देशों के अंदर एक तरह का खौफ है कि क्या दुनिया में भारत नंबर 1 का देश बन जाएगा। और हमारा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में पुनः भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये भी विश्वास है कि दुनिया के अंदर भारत अर्थव्यवस्था के मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में और भारत से जो मेधा निकल रहा है, पूरी दुनिया को दिशा देने का काम भारत के लोग और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करेंगे। और ये षड्यंत्र मात्र मोदी जी की छवि को कमजोर करने के लिए और भारत को कमजोर करने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है। एंटोनी जी ने जो बात कही है, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूँ
किसी भी राष्ट्रवादी नेता को ऐसा ही निर्णय लेना चाहिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जनपद बाराबंकी के संतोष सिंह, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी के साथ जवाब दिया। बाराबंकी में कथनी करने के लिए अपने सहयोगी के साथ मैं अनूप श्रीवास्तव।